अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह जो सिंध बोर्ड की टेक्स्ट बुक है बायोलॉजी की, उसका आज दूसरा लेक्चर लेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है उसका नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या है, यानी कि बायोलॉजी को किन शाखों में डिवाइड किया गया है और क्यों किया गया है, ये हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह जानेंगे। और इसके साथ साथ कुछ टर्म्स हैं बायोलॉजी की जिनको समझना जरूरी है इस लेक्चर से पहले, यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को समझने से पहले उनका समझना जरूरी है। तो आज हम इंशाल्लाह उनको भी समझेंगे और कोशिश करेंगे कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को भी स्टार्ट करें और उनका आज ही मुकम्मल कर दें, वरना अगर थोड़ी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई तो हम इनको इस वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी शाखें। इधर लिखा हुआ है इन द 20th century the study of organism and their structures led to the development of various branches of biology। ये क्या कह रहे हैं कि 20वीं सदी में ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए या उनके स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए कुछ ब्रांचेस बनाई गई। बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को बनाया गया। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स बनावट को स्ट्रक्चर कहते हैं, साख्त को स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए ना कि वो किस तरह बने हुए हैं, कुछ ब्रांचेस को डेवलप किया गया, बनाई गई कुछ ब्रांचेस। अच्छा जी, आगे These branches focus on specific aspects of organism। ये जो ब्रांचेस है ना, ये जानदारों के मुख्तलिफ तरीकों को, मुख्तलिफ रहन सहन को, मुख्तलिफ उनकी बातचीत वगैरह, इन सब चीजों को ये उन पर फोकस करती है, यानी कि उनके बारे में बताती है। आगे लिखा हुआ है कि उनके मॉलिक्यूलर मेकअप से लेकर उनका एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक है वहां तक हर चीज बायोलॉजी की ब्रांचेस जो है इनमें उसके बारे में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर मेकअप क्या होता है, तो थोड़ा सा आगे जाके इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर मेकअप में पूरा आपको समझाऊंगा कि मॉलिक्यूलर मेकअप क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आर गिवन बिलो। इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है बायोलॉजी की जो नीचे दी गई है। फॉर एग्जांपल हमारी बुक के मुताबिक 15 ब्रांचेस है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी मजीद बहुत ब्रांचेस हैं। 15 ब्रांचेस हमारी बुक में दी गई हैं जिनको हमने आज स्टडी करना है। कोशिश करेंगे आज इनको मुकम्मल कर लें। तो स्टूडेंट, पहली ब्रांच का नाम है मॉर्फोलॉजी, दूसरी का नाम है एनाटॉमी, तीसरी का नाम है सेल बायोलॉजी, इसी तरह हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, जिनको आज हमने इंशाल्लाह स्टडी करना है। ये ब्रांचेस मैंने आपको नाम बता दिए हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम मॉलिक्यूलर मेकअप पढ़ेंगे कि किस तरह एक जानदार मिलकर बनता है, किन चीजों से मिलकर वो बनता है। सो स्टूडेंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक जानदार, वही मॉलिक्यूलर मेकअप भी आप इसको कह सकते हैं और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जानदार किस तरह बनता है मॉलिक्यूलर सतह पे, यानी कि एक मॉलिक्यूल से लेकर। मैं आपको पूरा तफसील से समझाता हूँ। सबसे पहले हम जो सबसे छोटा जर्रा है ना मैटर का, उसको हम कहते हैं एटम। व्हाट इज एटम? एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या है? मैटर का बेसिक यूनिट है। मैटर कहते हैं मादे को, आप तो ये जानते हैं अच्छी तरीके से। तो एटम क्या है? मादे का एक छोटा सा जर्रा है जिसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो एटम होता है ना, एटम के एक दरमियान में मरकज होता है, यानी कि एक सेंटर होता है उसका। उस सेंटर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था कि एटम के पास 3 चीजें होती हैं। उन 3 चीजों का नाम है, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है प्रोटॉन और एक का नाम है न्यूट्रॉन। क्या?
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट आपस में मिलते जुलते हैं। हम बायोलॉजी में काफी चीजें ऐसी आएंगी जो फिजिक्स की होंगी और वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजें होंगी जो हम इस्तेमाल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एटम में आपको बता रहा था कि एटम की तीन चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और तीसरी क्या चीज थी, इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया कि एक मरकज होता है, सेंटर होता है एटम के पास। ये देख रहे हैं आप ब्लैक सा डॉट, ये ब्लैक सा डॉट, ये क्या है, ये इनका न्यूक्लियस है। एटम का क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? एक प्रोटॉन और एक दूसरा न्यूट्रॉन। कौन कौन सी चीजें? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जबकि बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होता है। एटम के इर्द गिर्द एक चीज रिवॉल्व कर रही होती है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक चीज रिवॉल्व कर रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। एटम के पास तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में मौजूद होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन, ये जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं ना, ये लाल लाल, ये इलेक्ट्रॉन को इन्होंने दिखाया गया है, डायग्राम में शो जो किया गया है वो इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सबसे पहले मैटर। मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? एटम उसे कहते हैं। ठीक है। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? मॉलिक्यूल की। जब एक दो एटम मिल जाए या दो से ज्यादा एटम मिल जाए तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास एटम था हाइड्रोजन का और दो एटम थे हाइड्रोजन के, एक एटम था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जब आपस में मिल जाते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, H2O। वाटर का फॉर्मूला है H2O, यानी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट, तो यही मॉलिक्यूल कहलाता है। अब जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, कैसे बना? एक दो हाइड्रोजन मिले और एक ऑक्सीजन मिला तो उससे क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है। अभी आपको मिसाल दी गई है कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक एटम था। ऑक्सीजन जब दो आपस में मिल गया, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का ये वाला एटम और एक ऑक्सीजन का ये वाला एटम, जब ये दोनों आपस में मिल गए, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, आपस में राब्ता बना लिया, तो उस वजह से ये क्या हो गया? डाइऑक्साइड हो गए, यानी ऑक्सीजन के दो एटम हो गए और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। समझ आई? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एटम है, एटम के अंदर तीन चीजें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में मौजूद होते हैं जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन वहां पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है। फिर हमने बोला कि जब एटम आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? मॉलिक्यूल की। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी कि जैसे दो एग्जांपल दी, एक ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जब एटम आपस में कंबाइन हुआ तो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। और दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी कि एक हाइड्रोजन का एटम, दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन हुआ तो वाटर की फॉर्मेशन हो गई, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। सो स्टूडेंट्स, ये जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, उनमें फॉस्फोलिपिड आ जाता है, इसी तरह हमारे पास प्रोटीन आ जाता है, इसी तरह हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। ये सारे हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। अभी उम्मीद है मुझे कि आपके ऊपर से जा रही होगी कि फॉस्फोलिपिड क्या है, लिपिड्स क्या है, प्रोटीन क्या है। ये बेटा इंशाल्लाह हम आगे थोड़े से लेक्चर में आगे इनका तज़किरा आएगा, फिर हम इंशाल्लाह इनको वहां पे डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल आप यही समझ लें कि मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? मैक्रो मॉलिक्यूल की। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल से ऑर्गेनील्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी? ऑर्गेनील्स की। ऑर्गेनील्स की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं भी आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल आप ये समझें कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपको एक सेल दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है? एक सेल दिख रहा है। ये एक सेल के अंदर, अब मैंने सेल का तस्करा भी नहीं किया, समझाया नहीं है सेल को,
लेकिन फिलहाल आप यही समझ लें कि ऑर्गेनील्स जो होते हैं ना वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किधर प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गेनील्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक ऑर्गेनील है, ये एक ऑर्गेनील है, ये एक ऑर्गेनील है, ये सारे ऑर्गेनील्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनील्स को हम अभी पढ़ेंगे। जब मैक्रोमोलेक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ऑर्गेनील्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ऑर्गेनील से फिर क्या चीज बनती है? सेल। ऑर्गेनील्स सेल, ऑर्गेनील एक छोटा यूनिट है, उसके बाद सेल आ जाते हैं। स्टूडेंट आपको यह समझना लाजमी है कि एक जानदार आपसे अगर कोई पूछे कि एक जानदार का बेसिक यूनिट क्या है, किस चीज से मिलकर बना है, तो आप क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। आप एटम से शुरू नहीं करेंगे, आप क्या बोलेंगे? सेल। आप बोलेंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल एक बुनियादी, स्ट्रक्चरल कहते हैं साफ बनाने वाला, यानी कि जो उसको बना रहा है, बनावट में जो शामिल है वो उसमें, और फंक्शनल यूनिट यानी कि काम करने में, जो जिंदगी के एक बनाने में और जिंदगी के जो काम हो रहे होते हैं उनको करने के लिए जो हमारे पास बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है, एक छोटा सा जो यूनिट है जिससे मिलकर ऑर्गेनिज्म बना है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सो स्टूडेंट, सेल की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, समझ लेनी है। समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा कि सेल क्या है। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जब सिमिलर सेल आपस में कंबाइन होते हैं, जब कुछ सेल, जब एक या दो सेल तो नहीं, काफी सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? टिश्यू की। ये मैं आपको इस वजह से समझा रहा हूं क्योंकि ये जो आज हम ब्रांचेस पढ़ेंगे उसमें ये सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इन सब का काम आने वाला है। इस वजह से सबसे पहले हमने सेल को पढ़ा कि सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हमने पढ़ा कि सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है। टिश्यू में हम आगे इंशाल्लाह डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह जब सिमिलर सेल आपस में मिलेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? टिश्यू की। तो जब डिफरेंट टिश्यू, सिमिलर टिश्यू नहीं, डिफरेंट टिश्यू, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू, यानी कि ये वाले टिश्यू अलग आ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ टिश्यू थे वो आपस में कंबाइन हो गए, फिर यहाँ पे कुछ टिश्यू थे वो आपस में कंबाइन हो गए, तो अब ये वाले टिश्यू इन टिश्यू से डिफरेंट है। ये जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। आज के जो हमारे लेक्चर में जो चीजें काम आने वाली है वो है सेल, टिश्यू, ऑर्गन। ये तीन चीजें यहाँ पे लाजमी काम आएंगी। ठीक है, इन तीन चीजों को आपने समझ लिया होगा। बाकी जो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म और इसके अलावा मजीद चीजें लिखी गई है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये हमारी बुक का तकरीबन 7वां या 8वां सफा है, 7वां पेज है, जिसके ऊपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। उसको हम पूरा तफसील में इंशाल्लाह तीसरे या चौथे लेक्चर में, इसके बाद तीसरे या चौथे लेक्चर में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। अभी जिन चीजों की नीड थी उन चीजों को मैंने आपको समझा दिया। फॉर एग्जांपल मैंने सेल का बता दिया कि सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो किसकी, जब बहुत सारे सिमिलर सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है, और जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। इतनी समझ आ गई आपको बात? चले अभी सेल पे चलते हैं। सेल की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब फॉर एग्जांपल एक हमने आपको मैंने बताया कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो लाइफ किस किस चीजों की होती है? लाइफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ एनिमल्स की भी होती है, लाइफ प्लांट्स की भी होती है, लाइफ जो लाइफ होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी होती है। हमने तीन पढ़ी थी ना पिछले लेक्चर में, हमने 3 डिवीजन पढ़ी थी बायोलॉजी की, यानी कि बायोलॉजी की 3 डिवीजन है, प्लांट्स की स्टडी, एनिमल्स की स्टडी और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी पढ़ी थी। उन्हीं की जो जिंदगी है ना, उसी के वो जो जिंदगी वो गुजार रहे हैं वो बेसिकली एक यूनिट है जो उनकी जिंदगी को बना रहा है, जो उस ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, इस काबिल बना रहा है कि वो जिंदगी गुजार सके।
ठीक है। अब उस सेल को देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि उसे सेल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक एनिमल सेल ले लिया। क्या ले लिया? एनिमल सेल, ठीक है। हमने एक एनिमल सेल ले लिया, एक एनिमल था उसमें से हमने एक सेल ले लिया, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो सेल होता है ना, ये देखिए यहाँ पे तो सेल छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे सेल एक छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे उसको डिटेल में दिखा दिया गया, ये एनिमल सेल में यहाँ पे डिटेल में दिखा दिया गया। अच्छा जी, ये जो एक एनिमल एक सेल जो होता है ना, सेल उसकी एक कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है। जो प्लांट सेल होता है उसकी आउटर कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल यानी सेल की दीवार मौजूद होती है प्लांट्स में, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। सेल की एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सेल की वॉल मौजूद नहीं होती। अच्छा जी, अब ये एक हमने सेल ले लिया, उस सेल की ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो एक मेम्ब्रेन है, यानी कि जिसने सेल के अंदर के हिस्सों को एक जगह पे रखा हुआ है, उसे हमने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन कहा। और ये जो आप दूसरी चीजें देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियन, ये एक माइटोकॉन्ड्रियन यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, और वैसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अच्छा जी, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारी चीजें अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, पहले ऑर्गेनील्स की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनील? सो स्टूडेंट, एन ऑर्गेनील इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनील क्या है? ऑर्गेनील एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल के अंदर मजीद एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्गेनील। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनील। सेल के अंदर जो छोटे छोटे मजीद स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ऑर्गेनील्स कहा जाता है। That has one or more specific job to perform in the cell। ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनील जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी छोटे स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और उनका एक या एक से ज्यादा उनकी जॉब्स हैं, उनका काम है सेल के अंदर, ठीक है, जो एक या एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल के अंदर। अगर हम ऑर्गेनील को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि ऑर्गेनील सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल के अंदर छोटे स्ट्रक्चर हैं जो कि एक या एक से ज्यादा वर्क को, फंक्शन को, एक या एक से ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनील्स क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये सेल है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद है, एक ये स्ट्रक्चर मौजूद आपको दिख रहा है, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, इसी तरह ये बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनील्स कहेंगे। और हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा, ऑर्गेनील की डेफिनेशन में पढ़ा कि इन ऑर्गेनील्स का डिफरेंट काम है, यानी कि ये एक या एक से ज्यादा काम कर रहे होते हैं, और हर ऑर्गेनील अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। बेटा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका अलग फंक्शन है, गोल्जी बॉडीज, इसको गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है, इसका अलग फंक्शन है, सेंट्रियोल्स का अलग फंक्शन है, राइबोसोम्स, ये बेटा राइबोसोम्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे SO है, राइबोसोम्स का अलग फंक्शन है। साइटोप्लाज्म में आपको बता देता हूँ, साइटोप्लाज्म की भी जरूरत पड़ती है, इसको भी समझा देता हूँ। बाकी ये जो ऑर्गेनील्स हैं ये डिटेल में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है ना बेटा, एक सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है, एक थिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। एक सेल की मेम्ब्रेन हमने पढ़ी, फिर सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील होते हैं ये पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि सेल के अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और याद रखना कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारे ऑर्गेनील प्रेजेंट होते हैं। और एक सेल का मरकज भी होता है, यानी कि सेंटर भी होता है, या मरकज कह सकते हैं आप, जो कंट्रोल कर रहा होता है सेल को, उसको हम क्या कहते हैं?
न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये आपको पिंक कलर में, ये जो मैं जहाँ पे ये माउस का एरो घुमा रहा हूं, इस पे आप देख लें कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको भी हम आगे इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ते हैं। आपने पहले पढ़ा कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है, जो सेल को, जो के जानदार को बनाता है, उसकी बनावट को भी और उसके फंक्शन को भी परफॉर्म कर रहा होता है। हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल के तौर पर एक एनिमल सेल को लिया, जिसमें हमने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील सब सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, जिनको हमने ऑर्गेनील का नाम दिया, जो कि अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि सेल की एक झिल्ली मौजूद होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेल के अंदर ऑर्गेनील्स को या साइटोप्लाज्म को, जो कि थिक फ्लूइड है, उसको बाहर आने से बचाती है और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑर्गेनील आपने पढ़ लिया। ये ऑर्गेनील्स कुछ थे जो मैंने आपको दिखा दिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई, न्यूक्लियस हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। आप बोलेंगे सर ये न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, ये जो इसके अंदर एक और चीज मौजूद है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये न्यूक्लियस है, और ये जो इसके अंदर एक और चीज मौजूद है, इसका जो सेंटर है, न्यूक्लियस का एक और सेंटर मौजूद है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गई, सेंट्रियोल्स हो गई, इसी तरह मजीद ऑर्गेनील्स लिखे हुए हैं। इनका अलग अलग फंक्शन है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी फिलहाल अगर मैं बता दूं तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी जो जो चीजें जरूरत है मैं इंशाल्लाह वो आपको बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सेंटर, एक सेल का एक सेंटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक मरकज होता है, जो कि सेंटर, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है सेल को, उसको हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, हमने ये जो एक एनिमल सेल था, इस एनिमल सेल के अंदर से इस न्यूक्लियस को उठा लिया। ठीक है, इस न्यूक्लियस को उठा के अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये क्या चीज है, हम ये आप सपोज करें, ये क्या चीज है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इस न्यूक्लियस की भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि ये न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा, ये एक और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद था, जिसको हमने न्यूक्लियोलस का नाम दिया था। ठीक है, तो ये आपको न्यूक्लियोलस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है ना, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट था, उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था। और जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनील है, जिसका नाम न्यूक्लियस है, जो कि मरकज है, सेंटर का, कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज को, उसका मजीद उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसका नाम न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान क्या डिफरेंस है? साइटोप्लाज्म, सेल का जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, थिक लाइक फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपको ये फाइबर लाइक, यानी कि धागे लाइक, रेशे लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें बेटा हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। सॉरी, इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। अब मैंने आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए, इस वजह से इन क्रोमेटिन को मजीद यहाँ पे डिफाइन किया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमेटिन है, इनमें से फॉर एग्जांपल हमने एक क्रोमेटिन को ले लिया और यहाँ पे हम उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक क्रोमेटिन है। ठीक है, ये एक क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से?
दो चीजों से। स्टूडेंट ये क्रोमेटिन कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? दो चीजों से। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको फिर थोड़ी सी समझ आ जाए। सेल के अंदर एक मरकज प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड, थिक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन प्रेजेंट है। अब हम जान लेते हैं कि क्रोमेटिन क्या है। फ्रेंड्स, क्रोमेटिन मैंने आपको बताया कि दो चीजों का मिक्सचर है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन सी दो चीजों का मिक्सचर है। स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन दो चीजों का मिक्सचर होता है। एक का नाम है हिस्टोन। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है हिस्टोन। हिस्टोन क्या चीज है? ये एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमने पढ़े थे। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में तो मॉलिक्यूल से मिलकर आपस में मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो था, इसमें स्टूडेंट प्रोटीन भी शामिल है। मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, इसी तरह और भी माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। तो प्रोटीन एक क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रोटीन क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्रोमेटिन दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्रोटीन से और एक डीएनए से। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है, इस प्रोटीन का नाम क्या है? इस प्रोटीन का नाम हिस्टोन है। क्या नाम है इसका? हिस्टोन। और दूसरी क्या चीज प्रेजेंट है? उसका नाम है डीएनए। क्या प्रेजेंट है? डीएनए। ये क्रोमेटिन कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से। कौन कौन सी? एक प्रोटीन से और एक डीएनए से। प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन। प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए इस प्रोटीन के इर्द गिर्द कॉइल हुआ है, यानी कि लिपटा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, इसी तरह ये मजीद प्रोटीन्स है। इनके इर्द गिर्द क्या क्या चीज लिपटी हुई है? इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। ये डीएनए इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर भी एक चीज देखनी है, डीएनए के अंदर। इसी वजह से मैं आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक लेके आया हूँ। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पहले मैंने आपको बताया कि एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। फिर हमने उस क्रोमेटिन को निकाला। वो क्रोमेटिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक डीएनए था, एक हिस्टोन प्रोटीन थी जिसका नाम हिस्टोन था। वो जो डीएनए था, अब हम इसको मजीद थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ये जो बेटा स्टूडेंट, ये डीएनए है, ये यहाँ पे हमने ये क्या चीज है? ये डीएनए। ये हमने डीएनए को सेपरेट कर दिया। ये क्या चीज है? ये डीएनए है। सिर्फ क्या चीज दिख रही है? ये डीएनए है। डीएनए का एक पार्ट डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अब हम जीन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज जीन। जीन क्या है? सो स्टूडेंट्स, हियर अ जीन। A gene is the basic unit of heredity। ये क्या बोल रहे हैं? कि जीन जो है वो एक बुनियादी यूनिट है, बुनियादी जर्रा है, बुनियादी इकाई है। हेरिडिटी कहते हैं विरासत को। यानी कि जीन क्या है? एक बेसिक यूनिट है। हेरिडिटी विरासत की एक बेसिक यूनिट है जो कि ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफस्प्रिंग में, एक इंडिविजुअल से उसके ऑफस्प्रिंग में। डीएनए आपने सुना होगा ना कि डीएनए ट्रांसफर होता है अपने वालिदैन से उनकी औलाद में, ठीक है। तो ये वही डीएनए है। डीएनए के अंदर एक पार्ट है जिसका हमने नाम क्या रखा है? जीन, ठीक है। तो ये जीन किसके लिए जरूरी है? ये हेरिडिटी के लिए जरूरी है, यानी कि विरासत के लिए। एक ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल उसकी औलाद में जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं, जो उसका खसूसियात ट्रांसफर होती है बच्चों में, वो किसके जरिए होती है? एक डीएनए के जरिए होती है। और डीएनए में भी एक खसूसन चीज है, एक मखसूस चीज है जिसका नाम क्या है? जीन, ठीक है। इट इज अ सेगमेंट। तो ये वही इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक टुकड़ा है। सेगमेंट किसे कहते हैं? टुकड़ा। दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन,
जो कि कंटेन करता है, जो कि मुश्तमिल होता है, जो कि रखता है इंस्ट्रक्शन यानी कि हिदायत एक प्रोटीन को बनाने के लिए। बेसिकली स्टूडेंट्स, प्रोटीन बनाई जाती है, बहुत सारी प्रोटीन्स बनती है, वो प्रोटीन्स बनकर फिर वो जो प्रोटीन्स होती है ना, फिर वो अपना काम परफॉर्म करती है। वो प्रोटीन्स फिर उस ऑर्गेनिज्म या प्रोटीन्स जो होती है, मुख्तलिफ प्रोटीन्स को बनाया जाता है, फिर वो प्रोटीन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आप ये समझ लें कि ये है वो एक सेगमेंट है डीएनए का, जो कि अपने पास हिदायत रखता है किसी भी प्रोटीन को, स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए। प्रोटीन हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे, ठीक है, तफसील में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी फिलहाल वापसी आते हैं। हमने अभी तक क्या चीजें कवर कर ली हैं? हमने एक सेल कवर कर लिया है कि सेल क्या होता है। सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हमने पढ़ा कि सेल के अंदर मजीद ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर ऑर्गेनील्स प्रेजेंट के बाद हमने पढ़ा कि एक न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनील है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मौजूद होता है। फिर वो क्रोमैटिन दो चीजों से मिलकर बना है, एक डीएनए से और एक क्या चीज थी, एक प्रोटीन से, जिसको हमने हिस्टोन का नाम दिया था। वो दो चीजें, फिर उनमें से हमने एक डीएनए को सेपरेट कर लिया। फिर हमने बताया कि डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक हिस्सा या एक सेगमेंट जो होता है, उसे हमने नाम दिया, जीन का नाम दिया। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं दूसरी चीज की। सेल के बाद क्या चीज थी? टिश्यू। हमने बात की थी कि सेल जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब टिश्यू पे चलते हैं। व्हाट इज टिश्यू? ये देखिए स्टूडेंट्स, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक गुच्छा है बहुत सारे सेल्स का। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ, यानी कि जुड़ा हुआ। टिश्यू किससे मिलकर बनता है? टिश्यू बहुत सारे सिमिलर सेल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाती है टिश्यू की। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या कह रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, यानी कि मिलकर बना है और ये क्या करता है? ये आपस में मिलकर काम करते हैं। जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो, यानी कि सिमिलर सेल से मिलकर एक टिश्यू बनता है, जो कि काम करते हैं आपस में। सेल्स और टिश्यूज आपस में, वो जो सेल्स आपस में मिले हैं और टिश्यू की फॉर्मेशन हुई है, वो सेल्स आपस में काम करके एक परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो टिश्यू होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। और टिश्यू किस चीज से मिलकर बनता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से मिलकर बनता है। स्टूडेंट्स, 4 टाइप ऑफ टिश्यूज होती है, 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या था? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक मखसूस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, इसको हमने पढ़ लिया। अब टिश्यू के बाद ऑर्गन देखते हैं। व्हाट इज ऑर्गन? सो स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। एन ऑर्गन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू। एक ऑर्गन जमा है बहुत सारे टिश्यूज की, बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज, बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो इसकी फॉर्मेशन होती है ऑर्गन। पहले तो हमने पढ़ा था कि एटम, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनील की फॉर्मेशन होती है। जब ऑर्गेनील्स आपस में कंबाइन होते हैं तो सेल की फॉर्मेशन होती है। जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो फॉर्मेशन होती है। जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। ये भी हमने पढ़ा कि ऑर्गन क्या है। बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। दैट स्ट्रक्चरली फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। ये कह रहे हैं
कि वो आपस में मिलकर एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा निजाम बनाते हैं या एक ऐसी इकाई बनाते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसका काम, हर ऑर्गन का काम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। हर ऑर्गन अपना अपना पार्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। स्टूडेंट, मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ ऑर्गन्स भी बना दिए हैं ताकि आपको मालूम हो जाए। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये एक ऑर्गन है। इसी तरह ये देखें, ये एक ट्यूब प्रेजेंट है। पिछली बार हमने जिक्र किया था ईसोफेगस का। ईसोफेगस यहाँ पे एक ट्यूब है, एक ट्यूब भी होती है और ये और भी चीजें स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें फेरेंक्स, ट्रैकिया वगैरह और चीजें आ जाती है। फिलहाल आप ये समझ लें कि यहाँ पे एक ट्यूब प्रेजेंट है, उसको ईसोफेगस कहते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम हार्ट कहते हैं, उर्दू में दिल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम लंग्स कहते हैं, उर्दू में गुर्दे कहते हैं। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये वाला, इसको हम लिवर कहते हैं, जिसको हम उर्दू में जिगर कहते हैं। इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम स्टमक कहते हैं, जिसको उर्दू में हम मैदा कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि स्टमक के थोड़ा सा इस तरफ मौजूद है, लेफ्ट साइड पे मौजूद है, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो ये स्टमक है, स्टमक के नीचे ये दो चीजें आपको दिख रही है, थोड़ी थोड़ी काली काली इन्होंने शो किया है। वैसे काली कलर की नहीं, ये तकरीबन ब्राउन कलर की आप कह सकते हैं, या डार्क ब्राउन कह सकते हैं। जिस तरह ये इन दूसरे ऑर्गन्स के कलर है, इसी तरह इसका भी कलर होता है। इसको हम किडनीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनीज। एक को किडनी बोलते हैं, दो को किडनीज बोलते हैं। दो प्रेजेंट होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। ये भी हमारे पास ऑर्गन है। इसी तरह ये एक ऑर्गन है, इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला, जिसको हम बड़ी आंत भी कहते हैं। और इसके अलावा ये स्मॉल, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी छोटी आंत। इसके बाद ये एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे एक और ये पीले कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम पैनक्रियास बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑर्गन की उम्मीद है समझ आ गई होगी। ऑर्गन्स क्या होते हैं? बहुत सारे जब टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक स्ट्रक्चर होता है और वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को, हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस मैंने हर चीज की लिखी हुई है। ये डेफिनेशन आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। जिस तरह मैं स्लाइड समझाता जाता हूँ उनको आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लिया करें या फिर इसके नोट डाउन कर लिया करें ताकि आपकी आसानी हो। मैंने आपकी आसानी के लिए ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन और इजी डेफिनेशन रखी है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये वाली टर्म जाइगोट जिसे कहते हैं, ये उन वाली टर्म से थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि उनसे अलग है, थोड़ी सी सेपरेट है। जाइगोट की भी जरूरत थी हमें ब्रांचेस में, इस वजह से मैं आपको जाइगोट अभी समझा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ स्पेशल सेल ऑफ द मेल, स्पेशल सेल, एक खास सेल मेल का, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म। एंड अ स्पेशल सेल ऑफ द फीमेल, और एक स्पेशल सेल फीमेल का, जिसे हम क्या कहते हैं? एग। एक स्पेशल सेल मेल का जिसे स्पर्म कहते हैं और एक स्पेशल सेल फीमेल का जिसे हम एग कहते हैं। जब वो सेल, फीमेल का स्पेशल सेल और मेल का स्पेशल सेल, जब आपस में कंबाइन होते हैं, द सेल फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ जाइगोट। उनके नतीजे में एक सेल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक सेल प्रेजेंट है, ये फीमेल का सेल है जिसे हम एग कहते हैं, और ये एक मेल का सेल प्रेजेंट है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म एग के साथ कंबाइन हो जाता है, मिल जाता है। ये जो इसकी आगे की आप जगह देख रहे हैं, ये हेड जो है इसका, इसको हेड कहते हैं, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको टेल कहते हैं। स्पर्म का जो हेड होता है, वो स्पर्म का हेड एग के साथ फ्यूज होके उसके अंदर चला जाता है। ये देखें आप, स्पर्म की ये वाली जो हिस्सा था, हेड था, वो अंदर फ्यूज होके अंदर चला गया, और ये एग मौजूद है, जो कि एग और स्पर्म आपस में कंबाइन हुए तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? जाइगोट की फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, किसकी फॉर्मेशन हो गई? जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। स्टूडेंट्स, मैंने सोचा तो था कि आज इंशाल्लाह कवर करवा देंगे, लेकिन अभी लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, तो ब्रांचेस ऑफ जो बायोलॉजी है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इनको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर कर लेते हैं। ये तकरीबन
ब्रांचेस हैं जो हमारी बुक में दी गई हैं, तो अगर अभी करें तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। फिलहाल आप यही टर्म्स याद रखिएगा जो मैंने आज समझाई हैं, एक बार जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये क्या कह रहे थे कि 20वीं सदी में कुछ ब्रांचेस का आगाज हुआ ताकि ऑर्गन के स्ट्रक्चर, ताकि एक ऑर्गेनिज्म को बारे में स्टडी किया जा सके। ठीक है, फिर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जिसमें हमने एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़े, सेल, टिश्यू, ऑर्गन याद पढ़ा। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर था, उससे मिलकर जो चीजें बन रही है, बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जब बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेनील्स, ये ऑर्गेनील्स की फॉर्मेशन होती है। जब ऑर्गेनील्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सेल की फॉर्मेशन होती है। जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है। जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। तब हमने ऑर्गेनील भी देख लिए थे, जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस। इसी तरह हमने कुछ न्यूक्लियस भी देख लिया था। इसी तरह हमने कुछ टिश्यूज देख लिए थे जिनका नाम एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू था। इनको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, लाजमी पढ़ेंगे। अच्छा जी, ऑर्गन हमने कुछ देख लिए थे, ऑर्गन्स जो मैंने आपको बता दिए। इन ऑर्गन्स का भी डिफरेंट फंक्शन होता है, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं इनका भी बहुत सारे फंक्शन है। इसी तरह न्यूक्लियस, ये तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, न्यूक्लियस के भी बहुत सारे फंक्शन हैं। इसी तरह क्रोमैटिन के और डीएनए के, जीन के, और ये जो आपको एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसको क्रोमोसोम कहते हैं। जो बहुत सारा जब क्रोमैटिन आपस में कंबाइन हो जाता है तो क्रोमोसोम बनते हैं। ये इसमें एक स्टेज होता है, एक वजह होती है जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं, वो वजह भी इंशाल्लाह जानेंगे। आस्ता आस्ता आपके जो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद है ये इंशाल्लाह आपके चौथे चैप्टर में आ जाएगा। पांचवें चैप्टर में आपके तकरीबन ये मौजूद है। वहां पे इंशाल्लाह हम समझ लेंगे कि किस वजह से ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। जाइगोट का जानना जरूरी था बेटा, वो भी मैंने आपको बता दिया कि जब एक स्पेशल सेल ऑफ मेल और स्पेशल सेल ऑफ फीमेल आपस में कंबाइन होते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। स्पेशल सेल ऑफ मेल का नाम स्पर्म है और स्पेशल सेल ऑफ फीमेल का नाम एग है, जो कि आपस में कंबाइन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहाँ तक था। अब दीजिए अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।